नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में जो हिस्ट्री के सवाल आए थे, उनको। और इनके पीछे का मेन पर्पस क्या है अपना, कि इन सवाल को अपन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और एक इनपुट लेंगे कि हाँ, यूपीएससी सवाल किस तरीके से पूछती है, किस तरीके से फ्रेमिंग करती है और उनको सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है। तो आप कहीं न कहीं हिस्ट्री की जो थीम है, उसको भी समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल था 2025 में जो प्रीलिम्स का पेपर था जीएस वाला, उसका 11वां सवाल था कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या था कि उनमें जो प्राच्य विश्व है, यानी कि वेस्टर्न जो कल्चर था या फिर जो वहाँ के दर्शन थे, जो दार्शनिक सिद्धांत थे, उनके प्रति अनुराग और समादर था। ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। देखिए, अब ये दोनों स्टेटमेंट लग रही है, एकदम जनरल स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है? कि अगर कोई एक दार्शनिक होगा, तो वो दूसरे दर्शनों का ऑब्वियसली आदर करेगा, ठीक है? और दूसरी बात क्या है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ना अपनाएं, ठीक है? तो दोनों एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है और फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है। तो इन दोनों को अपन लेकर के चलेंगे सही स्टेटमेंट, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व करना है। सी, देखिए, इनका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं कि देखिए, राजा राम मोहन राय एक दार्शनिक के साथ समाज सुधारक थे, ठीक है? उन्होंने भारतीय परंपराओं के साथ में जो वेस्टर्न जो परंपराएं थी, जो दर्शन सिद्धांत थे, उनको भी सम्मान दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी तर्कसंगत सोच की वजह से, ठीक है? जो उनकी समानता को बढ़ावा देने के जो सिद्धांत थे, उनको, ठीक है? पहला कथन क्यों सही है? क्योंकि उन्होंने वेदांत और जो पारंपरिक जो पूर्वी दर्शन थे, उनका सम्मान किया और उनमें सुधार लाने की कोशिश करी थी। दूसरी स्टेटमेंट, ऑब्वियसली तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच और जो पुरुष और महिला की समानता की बात है, वो हर कोई समाज सुधारक करता है, ठीक है? तो पहले स्टेटमेंट में, पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? सी आंसर, ठीक है? दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा सवाल क्या था कि जो असहयोग आंदोलन था, उसके बारे में जो दिए गए स्टेटमेंट है, उनके ऊपर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या था कि न्यायालयों और जो विदेशी वस्त्र है, उनका बहिष्कार किया गया है, ठीक है? देखिए, असहयोग का मतलब क्या है कि जो भी ब्रिटिश कानून थे, ब्रिटिश नियम थे, उनको मानने से इनकार कर देना, है ना? असहयोग यानी उनकी नीतियों को लागू करने में कोई सहयोग प्रदान नहीं करना, ठीक है? तो ऑब्वियसली बहिष्कार हो गई। अहिंसा का कठोर अनुपालन, देखिए, अहिंसा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो अहिंसा का पालन तो होगा ही होगा, ठीक है? उपाधियां और जो सम्मान थे, उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, देखिए प्रतिधारण लिखा हुआ है, यानी धारण तो करना लेकिन सार्वजनिक उपयोग ना करना। देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या था, जितनी भी उपाधियां थी ना, उनको वापस लौटा दिया गया था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, और भी लोग थे जिन्होंने अपनी उपाधियों को जो ब्रिटिश सरकार ने दी थी, उनको लौटा दिया था। चौथी स्टेटमेंट क्या है कि विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, गांधी जी ने यहाँ से अपने लोकल गवर्नमेंट थी, उनको स्टार्ट करी थी, है ना? लोकल गवर्नमेंट को यहाँ से शुरू करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है? तो तीसरी स्टेटमेंट इसमें थोड़ी सी रॉन्ग लग रही है कि उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण, यानी कि उपयोग तो कर नहीं करना है लेकिन धारण रख सकते हैं, नहीं। तीसरी स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है? कि इस कार्यक्रम के तहत ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों को बरकरार रखने के बजाय उन्हें त्यागना उचित समझा था, जो भी जिनको भी जो उपाधियां मिली हुई थी, ठीक है? इसमें देखिए, पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल 3 स्टेटमेंट इसमें सही है। पहली, दूसरी और चौथी क्यों सही है, इसमें इसका स्पष्टीकरण दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, सिंचाई में काम आने वाला अरगट्टा नामक उपकरण क्या था? देखिए, ये सीधे हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी से सवाल आया, ठीक है? टर्मिनोलॉजी से हर बार सवाल पूछ रहे हैं और स्पेशली जो एंशियंट हिस्ट्री है, वहां से तो टर्मिनोलॉजी उठा करके उनका मतलब पूछ ले रहे हैं, ठीक है? देखिए, अरगट्टा, देखिए, जो अपन जो गांवों में जो पुराने समय में चलते थे, रहट, इससे जोड़ सकते हैं, रहट अरगट्टा, ठीक है? तो रहट यानी कि क्या करते थे उसमें कि पानी को कुएं से बाहर निकालने के लिए उसको यूज किया जाता था, ठीक है? तो इसमें सही आंसर क्या है कि देखिए, एक प्राचीन सिंचाई प्रणाली थी, उसमें एक उपकरण के रूप में इसको यूज किया जाता था, है ना? और एक बड़ा पहिया होता था जिसके किनारे पर मिट्टी के बर्तन लगे होते थे, वो कुएं में जाते थे, कुएं से पानी भर करके वापस बाहर तक आते थे,
ठीक है। और ये बर्तन पानी के स्रोत में डूबे रहते थे और फिर सिंचाई के लिए पानी ऊपर उठा लेते थे और फिर वो बाहर फिर एक जगह पर गिरता था और वहां से फिर सिंचाई के लिए पानी जाता था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ये क्या है? एक पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक बड़ा चक्का जिसकी स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हुए थे। ठीक है। बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक बड़ा पात्र, या फिर सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला वाटर बकेट। ठीक है, तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा, है ना। एक पहिए के चारों तरफ लगे होते थे वो मिट्टी के बर्तन, जो कि पानी से भर करके सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि प्राचीन भारत में किस शासक को मत विलास, विचित्र चित्र विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? देखिए ये सीधा सा फैक्चुअल सवाल है, स्टेटमेंट। इसमें जब अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब इसको महेंद्र वर्मन जो प्रथम था, है ना, 7वीं शताब्दी में, उनको विचित्र चित्त कहा जाता था। यानी कि वो बहुत जिज्ञासु था और मतलब एक्सपेरिमेंट करता था अपनी लाइफ में। ठीक है। और काफी खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करता था। उसको मत विलास के नाम से भी जानते थे। ठीक है। और उन्होंने संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की भी रचना करी थी, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, पल्लव शासक था। ठीक है, तो ये सीधा टर्मिनोलॉजी बेस्ड सवाल है एंशिएंट हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां सवाल था कि चीनी यात्री जो फाहियान आया था, इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी? तो आपको पता है चंद्रगुप्त सेकंड, है ना, और एक हैंसवांग आया था। वो कब आया था आपको कमेंट में बताना। ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आए थे फाहियान, है ना। उनकी जो यात्रा थी वो 5वीं शताब्दी के आसपास थी। ठीक है। और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए, भारत में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हो रहा था उसको समझने के लिए भारत की यात्रा करी थी। ठीक है। और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में जो गुप्त काल था उसके समाज प्रशासन और बौद्ध धर्म के जो बहुमूल्य जानकारियां हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इसका है बी आंसर। सीधा टर्मिनोलॉजी बेस्ड सवाल है ना, सीधा वन लाइनर है, तो इसमें कोई एलिमिनेशन वगैरह लगेगा नहीं। 16वां सवाल था कि इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रीवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? देखिए आपको पता है कि जो समुद्री सेना थी वो एंशियंट हिस्ट्री में चोलों के पास थी, चोल शासकों के पास। ठीक है, तो अगर एलिमिनेशन लगाना ही हो तो इसमें सी लगेगा सीधा, राजेंद्र प्रथम चोल के समय पर है। ठीक है, इसमें भी दो चीजें कि श्री विजय को समझना है, ये क्या था? श्रीलंका। तो श्रीलंका पर चोलों ने ही आक्रमण किया था और वहां से ठेठ जावा, सुमात्रा तक उनका शासन उन्होंने फैला दिया था। तो सीधा आंसर क्या है? सी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम चोल शासक, 1025 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका पर विजय अ, हासिल करी थी। ठीक है, और चोलों के नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित किया था। देखिए, और अमुक वर्ष का अगर स्टेट जो जैसे इसका ऑप्शन आ रखा है, तो अमुक वर्ष राष्ट्रकूट के शासक थे। ठीक है, दक्कन क्षेत्र पर इनका ठीक ठाक दबदबा था। और प्रताप रुद्र काकतीय वंश के थे, है ना, उनका केंद्र भी दक्कन था। विष्णुवर्धन होयसोल, ठीक है, दक्षिण भारत में इनका शासन रहा था। लेकिन अगर नेवी की बात करें कि नेवी के थ्रू इन्होंने श्रीलंका को विजय प्राप्त करी थी, तो वो चोल राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, 17वां सवाल था कि प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ 4 टर्मिनोलॉजी दे रखी है प्रादेशिक क्षेत्रों की, और इसमें इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों को इसमें मिलाना है। ठीक है, देखिए अश्मक थी ना, अश्मक गोदावरी को कहते थे उस समय। आपको भी पता है, देखिए अश्मक जो महाजनपद था वो विंध्याचल के एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो विंध्याचल के साउथ में था। ठीक है, तो अगर इसमें अगर अपन देखेंगे तो गोदावरी कहाँ पर है? विंध्याचल से ही स्टार्ट होती है, तो अश्मक को गोदावरी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला कथन तो मिलान सही है। कंबोज, देखिए कंबोज सुदूर उत्तर पश्चिम आधुनिक अफगानिस्तान और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और विपास जो व्यास नदी है वो पंजाब से होकर बहती है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, कंबोज अफगानिस्तान लेकिन विपास पंजाब में।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को जोड़ करके इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अवंती उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, और महानदी कहाँ पर बहती है, ठीक है, महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। तो एमपी, अवंती, उज्जैन और फिर महानदी, इनका कोई मिलाप नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, थर्ड भी मिलान नहीं है। कौशल, सरयू, ठीक है, सही है, कौशल प्रदेश में ही सरयू, कौशल अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था और सरयू वहीं से बहती है, तो उसमें पहला और चौथा हो जाएगा सही, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट, ठीक है। इसका देखिए स्पष्टीकरण दे रखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लेना। 19वां सवाल क्या था कि जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। आपको पता है राजुक राजस्व से रिलेटेड इनको जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, राजस्व जिला स्तर पर उस समय कलेक्ट होता था, है ना, और जो प्रशासनिक, जो प्रादेशिक यानी प्रदेश क्षेत्र पर, है ना, तो राजुक उस समय जिला प्रशासन पर जो प्रशासन को संभाल लेते, वहां पर राजस्व इकट्ठा करना एटसेट्रा जो भी काम होता था वो जिला स्तर पर वो संभाल लेते। तो ये सीधा वन लाइनर है, तो इसमें कोई एलिमिनेशन वगैरह लगेगा नहीं, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। जो कि राजुक देखिए राजस्व और न्यायिक मामलों से रिलेटेड ये कार्यभार संभालते थे, ठीक है। 20वां सवाल क्या था कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या था, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध एवं शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उनका उद्देश्य है, ठीक है। सिंपल जनरल स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य था, और वो भी किस तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरा क्या कि इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा, करों का भुगतान न करना, अगले चरण के लिए केवल तब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतार आती, ठीक है। ये दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि मतलब ये जो आंदोलन चला रही थी कांग्रेस, वो एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप था, ठीक है, और उसमें अगर उस समय तक सरकार अगर दमन पर नहीं उतरती तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज प्राप्त हो सकता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों सही है, ठीक है। देखिए इसमें स्पष्टीकरण भी देखना, आपकी असहयोग आंदोलन का भी स्टार्ट किया था, दिसंबर 1920 में स्टार्ट किया था, ठीक है। देखिए 71वां सवाल क्या था कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, तो ये कब दिया था, राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, ठीक है। तो ये जब नमक सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने चलाया था, क्योंकि देखिए राजद्रोह कब किया था गांधी जी ने, अंग्रेजों ने नीति बनाई थी नमक कानून, और अगर आप किसी कानून को तोड़ोगे मतलब राजद्रोह कर रहे हो, तो नमक कानून को तोड़ना एक तरीके से राजद्रोह माना गया था, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट को एलिमिनेट ही करना है तो दांडी के नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय गांधी जी ने ये वाला स्टेटमेंट दिया था। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी इसको थोड़ा एकदम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये है। 72 सवाल क्या था कि जो मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली थी, उसकी जो जो एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, कांस्य से बनी हुई एक खिलौने टाइप में कांस्य का खिलौना मिला था, वो नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ से बनी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर सी है, कांस्य से बनी थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई थी, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट को इसकी स्पष्टीकरण दे रखा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। 73 सवाल क्या था कि चोरी चोरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी लीगल डिफेंस प्रदान किया था, ठीक है। ये भी सीधा एकदम फैक्चुअल सवाल है, तो इसका सही आंसर है बी, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने, ठीक है। मदन मोहन मालवीय और उसके बेटे कृष्णकांत ने आरोपियों को कानूनी बचाव के लिए सहयोग दिया था, है ना, ठीक है। 74 सवाल कौन सा था कि निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे, सभी क्षेत्रों में से उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया, ठीक है। देखिए आपको पता है 1932 में पूना पैक्ट होता है ना, और बी आर अम्बेडकर के साथ में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयासों को तेज किया, हरिजन सेवा संघ का गठन किया और हरिजन पत्रिका का भी शुभारंभ किया था, है ना। और पूना पैक्ट देखिए बी आर अम्बेडकर जो दलित वर्ग था,
उसके लिए पृथक निर्वाचन चाहता था, है ना? और गांधी जी इसके सख्त विरोध में थे। तो इसी को लेकर के 1932 में गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में ये समझौता होता है, जिसमें पृथक निर्वाचन को मतलब कैंसिल किया गया कि दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए सीटें आरक्षित होगी, है ना? और उसी के बाद में गांधी जी ने अपने जो आंदोलन थे अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, उनको भी तेज किया। ठीक है? 75वां सवाल क्या था कि पपीता, अनानास और अमरूद इसमें से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? सीधा फैक्चुअल सवाल है। तो पपीता देखिए मध्य अमेरिका का मूल निवासी है ना? पपीता होगा नहीं, सॉरी, पुर्तगाल से, ठीक है? पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए थे। हाँ, मध्य अमेरिका का तो मूल फल है, लेकिन भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था। सेकंड, अनानास, ये दक्षिण अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था। अमरूद भी भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, लेकिन ये मूल फल कहाँ का है? मूल कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है? तो भारत में इन तीनों को पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था, तो सी सही है इसका। ठीक है? आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? देखिए ये तो हर बार हिस्ट्री में पढ़ते ही है। तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर थे, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था केरल में। ठीक है? जो कि जातिगत उत्पीड़न से लड़ने, तर्कवाद और समानता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने प्रीलिम्स 2025 के हिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम अलग-अलग जो सब्जेक्ट्स है, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उनके पीवाई क्यूज को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से यूज किया जा सकता है वो भी अपन समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।